जब तक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है वी कंसिडर दैट द वेव इज सेम। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर में हम लोग ये भी देखेंगे, इसके और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अभी वेवलेंथ आएगा, फिर स्पीड आएगा। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। ठीक है। वेवलेंथ और स्पीड जो होते हैं वेव्स के, वो मीडियम टू मीडियम वैरी करते हैं। प्रेशर वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सारे वेव्स का अ, ये वेवलेंथ और स्पीड विथ मीडियम, चेंज इन मीडियम वैरी करते रहते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वैरी नहीं करती है। गेटिंग द पॉइंट? frequency does not vary, and therefore frequency is considered as key characteristic or characteristic feature of a wave. frequency जब तक सेम है we consider it to be the same wave. अगर frequency change हो जाती है तो we say कि the wave has now changed. ठीक है। that is a different wave altogether now. अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं, और न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज मान लो, हमारा वेवलेंथ जो है वो मीटर के बदले सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, या वेवलेंथ मीटर में दिया हुआ है और वेव नंबर हमको पर सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। बेसिकली वेवलेंथ को हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें और फिर उसका इन्वर्स लेंगे। तो ये कन्वर्सन जो होता है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। और वेव नंबर एक बार जब हम बोर्स मॉडल में आएंगे तो यू विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाई वी आर एट ऑल कंसिडरिंग और इंट्रोड्यूसिंग टू यू द वेव नंबर, ठीक है। वहां पर एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन होता है जो वेव नंबर के ही टर्म्स में होता है, ठीक है। वी गेट 1/λ as the primary output of our equation, and then we take a inverse of it to get the wavelength, yeah। इसीलिए इसको पहले से जानना पड़ता है। और नेक्स्ट थिंग इज, ये सी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है वो जनरली हम लोग सी से डिनोट करते हैं, विच इज आल्सो नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, and it is generally denoted by C rather than V. So, okay.
नोटेड? Yes, sir. ओके। तो अगर वेव्स की फ्रीक्वेंसी को अगर हमने बढ़ाया तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा? वेव्स की फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उनके वेवलेंथ पर, हाँ, वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होगा? या फिर ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं या कम फ्रीक्वेंसी के वेव को पिक कर रहे हैं, तो उसके वेवलेंथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दो वेव्स हैं, एक का फ्रीक्वेंसी कम है, दूसरे का ज्यादा है, दोनों का वेवलेंथ का रिलेशनशिप क्या होगा? ईएम वेव वन, ईएम वेव टू, ठीक है? इसका फ्रीक्वेंसी एफ वन और एफ टू, एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, लैम्डा वन और लैम्डा टू के बीच में क्या रिलेशनशिप होएगा? सर लैम्बडा टू ग्रेटर रहेगा। लैम्डा टू ग्रेटर रहेगा लैम्डा वन से, ठीक है? टू एवरीवन? Yes, sir. बेसिकली फ्रीक्वेंसी वन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी टू, इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी के बदले हम सी बाई वी रख सकते हैं, फिर सी बाई लैम्डा या वी बाई लैम्डा वन इज ग्रेटर देन सी बाई लैम्डा टू। इससे बेसिकली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी इंटू लैम्डा टू इज ग्रेटर देन सी इंटू लैम्डा वन, सी से कैंसिल होगा तो लैम्डा टू इज ग्रेटर देन लैम्डा वन, ठीक है? फाइन। Let me now explain to you guys the meaning of spectrum. ठीक है? और स्पेक्ट्रम इज, नंबर लाइन पता है हम लोगों को? आर यू गाइस अवेयर Yes, ऑफ sir. नंबर लाइन? नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं? रियल नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को अरेंज करके रखते हैं, राइट? Yes, sir. तो सिमिलरली स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम इट इज नंबर लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है? इट इज नंबर लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो बेसिकली एक लाइन जिस पे हम सारे वेव के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को अरेंज करके रखते हैं, दैट कलेक्शन, हाँ, एक्चुअली नंबर लाइन के बदले नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो,
So the physical meaning of it is basically like ये अगर हम देखते हैं इसको फ्रीक्वेंसी लाइन मानते हैं इंक्रीजिंग so इंक्रीजिंग इन दिस मैनर इधर छोटे फ्रीक्वेंसी एंड इधर बड़े फ्रीक्वेंसी अभी मैं ड्रॉ करता हूँ और आगे और ठीक है और नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अब बेसिकली नंबर लाइन से ज्यादा ये फिजिकल क्लबिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है आई मीन नंबर लाइन पे तो जस्ट डिपिक्ट हम इसको करते हैं या पेपर पे डिपिक्ट करने के लिए किस फॉर्मेट में करते हैं ये होता है हमारा रियलिटी में ये होता है फिजिकल कलेक्शन ऑफ waves of different wavelength or different frequencies. ठीक है so we can also add to it the physical culmination of waves of varying wavelengths or frequencies. ठीक है अब बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं तो मतलब यहाँ पर लाइंस वगैरह बना सकते हैं हम लोग या फिर बस ऐसे मार्किंग करके रखते हैं और मार्किंग कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको एक डायग्राम ओपन करके दिखा रहा हूँ और I think एक second, give me 1 second. हाँ मैं ये बोल रहा था कि up to very low frequency to 4 into 10 to the power 5 hz hertz we have long radio waves 4 into 10 to the power 5 is going to correspond to approximately 7.5 into 10 to the power 2 meter
ठीक है, 750 मीटर्स के आसपास होएगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट जो होएगा 3.3 इंटू 10⁸ हो जाएगा. Speed of light is constant and that is equal to 3 into 10⁸ meter per second. Speed of light or speed of any electromagnetic wave. Speed of EM wave. ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होता है बट अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ ही होता है वैल्यू इसका. ओके, और इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो वी हैव नॉर्मल रेडियो वेव्स रेंजिंग फ्रॉम AM टू FM. ठीक है, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और एक तो FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इसको अच्छा, ये FM जो है दैट इज देयर फॉर फार माइक्रोवेव्स के लिए है. रेडियो वेव्स बेसिकली इस तरफ जो रहेंगे इनको लॉन्ग रेंज वेव्स बोलते हैं, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स. लॉन्ग रेडियो वेव्स इधर लॉन्ग या फार लॉन्ग टाइप्स बोलते हैं. इधर आता है हमारा शॉर्ट रेंज रेडियो वेव. शॉर्ट रेंज मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी शॉर्ट हो जाती, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनको शॉर्ट या लॉन्ग बोलते हैं. तो शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स, पता नहीं रेडियो आप लोगों ने देखा है पुराने वाले, उन पे 3 बटन्स बने हुए होते हैं या 3 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले जो होते हैं. एक तो वो सर्कल टाइप का या कुछ तो चेंज करने वाला होता है. उसके अलावा SW, MW एंड FM, ये 3 चीजें मेंशन होती हैं in order to fine tune, not fine tune it, tune it. ठीक है, SW means short wave, MW is medium wave and far medium wave, sorry far microwave. तो ये बेसिकली इसी हिसाब से अरेंज्ड है. एक्चुअली FM एंड इनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी लेवल पे देखेंगे तो देन कम्स लॉन्ग रेंज के बाद ये रेडियो वेव, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स के बाद रेडियो वेव्स एंड देन कम्स माइक्रोवेव. फिर इंफ्रारेड लाइट आता है और इंफ्रारेड के बाद ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम आता है दैट हैपेंस टू बी फ्रॉम 750 ये नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर NM टू 400 नैनोमीटर. और फ्रीक्वेंसी में इसकी जो वैल्यू होती है 750 के करस्पॉन्डिंग 4 इंटू 10⁻, नैनोमीटर इज 10⁻⁻9. चार इंटू 10⁻14. ठीक है, और इधर जो है 7.5 इंटू 10⁻14. तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली हमारा स्पेक्ट्रम आता है. 4 इंटू 10⁻14 से 7.5 इंटू 10⁻14 आवर्स तक. ठीक है. अब इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो बिकम्स अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज एंड फिर गामा रेज. सो
फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंजमेंट जो होती है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव्स, फिर रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, और इसके ऊपर होता है ग्रेविटेशनल वेव्स। इज इट ओके? एंड वेवलेंथ में सबसे छोटा ग्रेविटेशनल वेव्स, फिर एक्स रेज, फिर सॉरी ग्रेविटेशनल वेव्स, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये इस अकॉर्डेंस में फ्रीक्वेंसी फॉलो करता है, और इस अकॉर्डेंस में इंक्रीजिंग, ये अकॉर्डेंस में फ्रीक्वेंसी फॉलो करता है इंक्रीजिंग, और इस अकॉर्डेंस में वेवलेंथ फॉलो करता है। ये डायग्राम को आप लोग अगर इच्छा हो तो अपने नोटबुक पर आफ्टर द लेक्चर बना लेंगे, और उसके लिए स्पेस अभी छोड़ दो, ठीक है? इज इट ओके? लेफ्ट साइड में ग्रेविटेशनल वेव्स को प्लेस कर लेना सर, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? या इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ ज्यादा डाउट की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज जस्ट अ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसका पेपर रिप्रेजेंटेशन लगभग नंबर लाइन की तरह हम करते हैं, ठीक है? और ये पूरे कल्मिनेशन को वी कॉल स्पेक्ट्रम। मेकिंग सेंस? अब इसमें से किसी एक छोटे पोर्शन को अगर हम लेते हैं, जैसे हम सिर्फ माइक्रोवेव को पिक करते हैं, हेलो, सिर्फ अगर हम माइक्रोवेव्स को पिक करते हैं, राइट, तो ये माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अगर हम सिर्फ विजिबल लाइट को पिक करते हैं, वी विल कॉल इट विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। वी कैन मे ऑप्ट टू पिक एक्सरेज का स्पेक्ट्रम, ठीक है? और सिमिलरली वी मे, और जरूरी नहीं कि पूरे का ही ले, वी कैन ऑल्सो टेक अ पार्ट ऑफ इट। अगर इस पोर्शन को हम पिक करते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, रेड जिसको मैं ये कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, राइट? बट दिस स्मॉलर पोर्शन इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव्स, या उसका जो कलेक्शन बनाते हैं, पैकेट ऑफ सॉरी कलेक्शन बनाते हैं, उस कलेक्शन को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इज इट ओके? हेलो, हाँ, यस ठीक है। और ये वाली लिमिट्स थोड़ी सी कन्वर्ट करके, ये मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये लिख सकते हो इसकी वैल्यूज। मतलब आपको करना क्या होगा, जब घर पे ये डायग्राम बनाओगे या कॉपी करने की इच्छा हो रही होगी, तो बाकियों का ना भी करो तो चलेगा। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, 750 नैनोमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा वेवलेंथ क्या आएगा, 4 × 10⁻14 हर्ज, ठीक है? और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो आएगा 7.5 × 10⁻14 हर्ज। इज इट ओके? तो इनको नोट कर लेना, और यहाँ पर भी इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, इनको ट्राई करना एटलीस्ट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग निकाल लेने के लिए, ठीक है? और निकाल लेने के लिए, और ये कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है? तो लैम्डा हमारा दिया हुआ है, एंड C की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ है, मीटर पर सेकेंड। तो न्यू की वैल्यू क्या होगी, यू कैन कैलकुलेट इट राइट नाउ, दैट्स नॉट अ बिग डील। यस सर। ओके, तो आई एम रविंग इट आउट। ये काम आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या कॉपी नहीं करना होगा, यू
पॉसिबल है, प्रिंट लेकर के आप चिपकाना चाहते हो चिपका लेना, नोटबुक में डाल लेना इसको, छोड़ना मत, ठीक है ना। और ओके सर। मतलब छोड़ना में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पे इस साइड में ग्रेविटेशनल वेव को भी इंक्लूड कर लेंगे अपने नोट्स में, अभी लिख लें, जैसे भी एडजस्ट करना है, ग्रेविटेशनल वेव भूलना मत। ठीक है, फाइन, लेट मी गो टू द बोर्ड अगेन। Is the board available, visible? यस सर। Okay. नाउ स्पेक्ट्रम के टाइप्स दो होते हैं। स्पेक्ट्रम, पहला होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किसी भी दो रेंज, अब सॉरी दो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं, या दो वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ लेते हैं कोई भी, ठीक है, उनके बीच के अगर सारे पॉइंट, यानी सारे फ्रीक्वेंसी एंड सारे वेवलेंथ अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, या हमारे क्लस्टर के अंदर वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू के बीच के सारे वेव्स, ठीक है, वी आर गोइंग टू कॉल इट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? if um, the collection or culmination of waves, in the collection or culmination of waves collection or culmination of waves contains all the frequencies of waves between two frequency limits. Then it is known as continuous spectrum. ठीक है, a collection or culmination of waves contain all the frequencies of waves between two frequency limits, then it is termed as continuous spectrum. So continuous spectrum अगर कहीं पर भी होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम
ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर के सारे लाइंस इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, एंड देयर फॉर देयर कैन नॉट बी ये एनी गैप बिटवीन और एनी स्पेसिंग बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी लाइंस। अच्छा, कंटिन्यूअस के बाद मैं डिसकंटिन्यूअस में आता हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है, अच्छा इस तरह से अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स डिफाइंड है, ठीक है, जैसे पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें कहीं पे भी कोई गैपिंग नहीं होती है। इस तरह से मैंने एक सेगमेंट ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को, पूरे स्पेक्ट्रम के किसी एक सेगमेंट को मैंने पिक किया, ठीक है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट। तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? बैंड स्पेक्ट्रम। ये एक बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। वी कैन हैव अदर बैंड स्पेक्ट्रम लाइक दिस। यहाँ पर एक बैंड स्पेक्ट्रम हमारा हो सकता है, ठीक है। तीसरा बैंड स्पेक्ट्रम हमारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक, फाइन। दिस विल प्रोबेबली बी माय लॉन्ग रेडियो वेव्स का। दिस मे इंक्लूड मे बी इंफ्रारेड का, एंड दिस मे इंक्लूड मे बी अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज का, ठीक है। इज इट ओके? हेलो? चलेगा। एक सेकंड। So this portion is going to be X-ray spectrum, infrared red spectrum, long range waves, long range radio waves, yeah, long radio waves. Okay. So all of them, this is going to be one band. This could be one band. This could be one band. ठीक है। और इस तरह से और भी हम बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। वी कैन ऑल्सो क्रिएट ओवरलैपिंग वाले बैंड्स, मतलब एक साइड से चालू हो रहा है एक्सरे में और एंड हो रहा है गामा रेज में, तो ऐसा भी बना सकते हैं, मिक्सचर भी बना सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। डिस्क्रीट मैंने इसलिए जस्ट ऐसे ही बना दिया मैंने, फॉर अंडरस्टैंडिंग वी मे हैव ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है ना? जैसे इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट, तीनों को मिला करके भी हमारा स्पेक्ट्रम बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस पे ये बैंड स्पेक्ट्रम बन सकता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ माय इंटायर स्पेक्ट्रम, राइट? तो ये इंटायर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कोई भी सेगमेंट जो कंटिन्यूअस हो, मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज किसी भी दो लिमिट के बिटवीन बिटवीन सारे फ्रीक्वेंसीज अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और वो टू लिमिट्स अगर नोन या डिफाइंड होती हैं, देन वी सिंपली कॉल इट बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर इनफाइनाइट है, जीरो से लेके इन्फिनिटी है, तो द एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक सबसेट जो होगा, छोटा पोर्शन कोई भी उठा लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम। मेकिंग सेंस? बैंड स्पेक्ट्रम is a small subset of
entire continuous spectrum. Okay. और बैंड स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ तो एक और छोटी सी चीज होती है, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू नो, या स्पेक्ट्रल लाइन। और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, अगर इस फ्रीक्वेंसी ये पे लाइन पे कोई भी एक फ्रीक्वेंसी अगर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ की बात करें अगर हम, ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, ठीक है, सिर्फ वही एक वेवलेंथ या सिर्फ वही एक फ्रीक्वेंसी को पूरे स्पेक्ट्रम से अगर पिन पॉइंट करते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो लाइन स्पेक्ट्रम इज, इट इज a single frequency wave। इसको हम लोग जनरली मोनोक्रोमैटिक वेव भी बोलते हैं। वर्ड अलग जगह से, क्रोमा इज विजिबिलिटी, विजिबल, बट मोनो जो है कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट सिंगल, एंड सिंगल वेव जो होता है उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। मेकिंग सेंस? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम समझ में आया, लाइन स्पेक्ट्रम भी समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? द लास्ट थिंग इज, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा? इफ एनीबडी कैन गेस। सर जो ब्रेक होता रहेगा। बिल्कुल सही। बेसिकली ऐसा ये जिसके अंदर में सही, ऐसा बैंड स्पेक्ट्रम जिसके अंदर में कुछ या बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो मिसिंग हो, राइट? एक दो या एक दो से ज्यादा लाइन स्पेक्ट्रम अगर मिसिंग है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट discontinuous spectrum. Am I making sense? So when some or many, सर एक बार लाइन स्पेक्ट्रम से बताओ ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो, लाइन स्पेक्ट्रम सिंपली एक फ्रीक्वेंसी को अगर हम कोई भी पिक करते हैं ना पूरे फ्रीक्वेंसी लाइन पे, या एक वेवलेंथ को पिक किया, तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वेव जो होगी दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब एक ही लाइन, फ्रीक्वेंसी लाइन का एक वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव होगा दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। इसको मोनोक्रोमैटिक वेव्स भी बोलते हैं हम लोग। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला वेव। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इज मोनोक्रोमैटिक। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम हमने लिया, या कोई भी मतलब कोई भी कंटिन्यूअस एक रेंज वाला लेंगे तो दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम लिया और उसमें से कुछ लाइंस या बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम को अगर हमने मिस करा दिया, मिस हो गए वो, देन दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज
discontinuous spectrum. Is it okay? Yes. From लाइन बैंड, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, सारी चीजें हो गई अब हमारी। और हमें ये भी पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो होते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या होगा, विल दे बी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली हैं, तो हाँ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो होंगे दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और नाउ इट्स टाइम टू रिवील 2-3 फैक्ट। ठीक है, facts about electromagnetic wave, or specifically, not specifically, like towards all waves. ठीक है, see, uh, wave is flow of energy. ठीक है, तो but there were certain, मतलब see, evolution of science में we used to conduct experiment, and based on the findings of experiment we used to deduce something or many things. और नेचर में चीजें होती रहती है, उससे देख के हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करते थे और उसको लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। ड्युअलिटी के रिगार्डिंग मैंने कभी बात करी है कि नहीं तुम लोग से? बेसिकली लाइट को, इलेक्ट्रॉन को, सबको एक्चुअली हम लोगों ने बाद में डुअल बिहेवियर का कर दिया है, बता दिया है कि सबके पास, मतलब पूरे दुनिया में जो भी चीजें हैं दे हैव डुअल बिहेवियर। देयर वाज डाइकोटमी इन दिस स्टेटमेंट बिफोर 1923 डिब्रोगली, आई थिंक उस दिन हाईलाइट कर रहा था, तब मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को। तो उसके पहले तक, लाइक, देयर वर एक्सपेरिमेंट्स व्हिच यूज्ड टू tell us that light is a, or electromagnetic waves are wave in nature, and some experiments used to tell us that no, they are not waves, they are this thing, particle in nature. ठीक है, so some of such experiments I'm going to list जो वेव कैरेक्टर को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, वेव कैरेक्टर स्टैब्लिशिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं प्राइमरली डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वेव कैरेक्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो ज्यादा नहीं, एक्चुअली रिफ्रैक्शन वाज मोर। वैसे इसको पार्टिकल नेचर के थ्रू भी इनको हम डिपिक्ट करते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वेव नेचर के भी थ्रू कर सकते हैं, पार्टिकल के भी थ्रू कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को रहने दो। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस वेर द टू की थिंग्स जो वेव कैरेक्टर को स्टैब्लिश करते हैं।
और पार्टिकल कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने वाले जो इसके एक्सपेरिमेंट्स है, पार्टिकल कैरेक्टर कैरेक्टर स्टैब्लिशिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसमें एक प्राइमरी जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हमको पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि पार्टिकल लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। मेकिंग सेंस? ये आपको अभी के लिए सिर्फ नाम याद करना है, ये जब पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है। दिस इज समथिंग जिसका अभी सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है, ठीक है। फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे 11th में इंटरफेरेंस साउंड वेव्स का थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलेगा। 12th में एक्चुअली मनीष पढ़ाएगा आप लोगों को और इंटरफेरेंस, तो यू विल सी व्हाट हैपेंस देयर। बेसिकली एक ब्रॉड लाइन ये दे देता हूँ, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन दोनों में ही डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के वेव्स एक साथ आके और एक पैटर्न ऑफ वेव्स या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। देखो, दो एनर्जीज अगर आके मिल रही हैं तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जो इनका सम टोटल होगा या तो वेक्टोरियल हो या फिर स्केलर हो, ठीक है। बट स्केलर या वेक्टोरियल इन दोनों से अलग कुछ होने लगे, ठीक है, इट बिकम्स अ चेंजिंग थिंग। तो फिर हमारा दिमाग, मैकेनिकल दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, और ये चीज जो थी वो वेव्स के साथ होती है। इस टाइप का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आफ्टर टू वेव्स कल्मिनेट, वो जो मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। उसको वेव कैरेक्टर के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। और कैसे होता है एक्सपेरिमेंटल, मतलब क्या इक्वेशंस वगैरह होते हैं, उसकी निटी ग्रिटीज में अभी जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एट राइट टाइम आई टेक यू टू दैट। इंटरफेरेंस के बारे में भी थोड़ा सा और मैं हाईलाइट दूंगा श्रोडिंगर जब कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए रहने देते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से है? एक सेकेंड, 9:30 9:30 से। कौन सा है? फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स है, ठीक है। 5 मिनट में और कैरी कर लेता हूँ, बस 5 मिनट, ठीक है। मैं प्लान्स कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, एंड देन वी विल डिपार्ट फॉर टुडे। तो ये बेसिक वेव्स के बारे में जो आइडिया है, आप लोग को जितनी भी आइडिया देनी थी मुझे, वो मैंने दे दिया है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अभी हम लोग प्लैंक्स क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लैंक्स क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है? व्हाट प्लैंक सेड इज कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स हैं हमारे पास, ठीक है, दे ट्रैवल एज अ एनर्जी पैकेट, ठीक है। दे आर नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग। दिखते हमको कंटिन्यूअस हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। दे आर एक्चुअली स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी which are traveling, making sense? So he introduced the concept of energy packets. Energy packets of waves, ठीक है। अब बात यह है कि एनर्जी पैकेट है तो उस पैकेट की एनर्जी डिपेंड किस चीज पर करेगी। और अगर एनर्जी पैकेट है तो ये
एक पैकेट जाएगा तो कम एनर्जी जाएगी, 5 पैकेट जाएगा तो ज्यादा एनर्जी जाएगी, 50 पैकेट जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी, और 5000 पैकेट जाएगा तो बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी। बात समझ में आ रही है? जितने पैकेट्स हम डालेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज ये थी कि हर पैकेट की अब एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है? So what he said is energy of each packet, and this existence of energy as packets of existence of wave as energy packets, ठीक है? Yeah, energy packets. This is called as quantization. Quantization of wave energies, और सिंपली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी इसको बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एनर्जी ईएम वेव की फॉर्म में ट्रैवल प्राइमरली करता है, और वी कॉल इट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? सो ही सिंपली सेड कि ऑल द एनर्जी इन दिस यूनिवर्स डू एग्जिस्ट एज एनर्जी पैकेट्स, ठीक है? अब अगर वेव्स की बात करें तो या वेव्स की भी एनर्जी एनर्जी पैकेट्स के ही फॉर्म में होती है। दे आर नेवर कंटिन्यूअस, दे आर डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है? दे आर डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट मतलब सिंगल 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 सिंगल, डिस्क्रीट सिंगल सिंगल क्लबिंग, ठीक है? ओके, और एनर्जी ऑफ ईच वेव पैकेट is directly proportional to its nu, ठीक है? किसी भी वेव या वेव पैकेट, वेव एक्चुअली एनर्जी पैकेट है तो उसको वेव पैकेट भी बोलते हैं। तो एनर्जी ऑफ ईच वेव पैकेट या एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू इट्स न्यू, ठीक है? एंड प्रोपोर्शनल जहां भी होता है वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, राइट? सो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट of wave will be equal to h into mu. Am I making sense? और ये h जो होता है इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.64 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। नोट कर लें, वैसे इसको इतनी बार आपको आपके लाइफ में आज के बाद से यूज करना है कि आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है? सो आई एम नॉट वरिड अबाउट इट, वो याद हो ही जाएगा। और एनी पेपर में हर जगह दिया रहता है एच की वैल्यू, ये बहुत एक फंडामेंटल कॉन्स्टेंट है, काइंड ऑफ, आई मीन इट इज एन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, बहुत सारी जगह पे यूज होने वाला है। इंट्रोड्यूस पहली बार मैं कर रहा हूँ बट इट इज गोइंग टू बी हेविली यूज्ड इन chemistry as well as in physics heavily. So energy of each packet of wave is going to be equal to h nu, and next thing is अगर n such packets आते हैं तो टोटल कितनी एनर्जी आएगी? if n
wave packets are there, we will have total energy of n h nu, राइट। अच्छा, एनर्जी जो होगा वेव का, दैट कैन ऑल्सो बी, जैसे एच न्यू है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, या फिर एच सी इंटू वेव नंबर, इज इट ओके? ये एक सिंगल वेव के लिए होगा, फॉर सिंगल क्वांटा ऑफ वेव या क्वांटम ऑफ वेव, क्वांटम ऑफ वेव एंड फॉर n such quantums क्या हो जाएगा, it will become n h nu n h c by lambda n h c by, तो यहाँ पे आखिरी चीज एक और बता के एंड देन आई एम क्लोजिंग इट। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पर तो n पैकेट, टाइम फैक्टर हमने कैलकुलेट नहीं किया कि कितने देर में हमने टाइम, कितने टाइम में हमने वो n पैकेट्स को भेजा, ठीक है। बट अगर टाइम फ्रेम डिफाइन करें, जैसे फॉर 10 सेकेंड्स में हमने n पैकेट्स भेजा एनर्जी का, ठीक है, तो 10 सेकेंड में टोटल एनर्जी जो गई वो इतनी गई, और एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर। हैव यू हर्ड ऑफ इट? एनर्जी बाय टाइम इज पावर, सुना होगा हम लोगों ने, यूज भी किया होगा। सर रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है, कैमरा ऑफ किया है सिर्फ मैंने। So power and power is simply energy per unit time, right now? यस सर। Okay. So basically हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, power can be written as n h nu by t, ठीक है। अब इनका टाइम से डिवीजन करेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये भी एक वेव के लिए फिक्स्ड है, और इसको टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो टाइम बेसिकली इसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, कितना पैकेट कितने टाइम में भेजा, दिस इज गोइंग टू गिव अस द पावर डिलीवर्ड बाय, या पावर इमिटेड बाय, इमिटेड से एक चीज और याद आ गया, और अगले लेक्चर की शुरुआत में मैं उस चीज को बता दूंगा। एक छोटी सी चीज रह गई, there is something called emission spectrum and absorption spectrum, छोटी सी चीजें हैं, तो बहुत छोटा है। स्पेक्ट emission मतलब बेसिकली जो स्पेक्ट्रम कोई इमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड emission spectrum, और
किसी चीज पर अगर हम स्पेक्ट्रम को इंसिडेंट कर रहे हैं और उसमें से जो जो लाइंस या जो जो फ्रिक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो गई, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। So the power becomes n by t into h by nu. तो बेसिकली किस रेट पर हम पैकेट डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिफाइन द पावर बीइंग कैरिड बाय अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या पावर एट विच द एनर्जी इज प्रोबेबली डिसिपेटिंग और एट विच द एनर्जी इज कमिंग टू अ सिस्टम, या एक पार्टिकल मतलब एक बॉडी के ऊपर किस रेट पे एनर्जी आ रहा है या किस रेट पे वो एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ पैकेट्स इट इज गोइंग टू रिलीज और एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। ये बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। दो क्वेश्चंस, मैं एक ही क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर से सॉल्व करके लाएंगे। एनएम क्या होता है? नैनोमीटर होता है एनएम। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और ये एनर्जी किस किस यूनिट में देना है? एनर्जी ऑफ पैकेट ऑफ वेव नंबर 1 इन, पहला, और जूल्स में आप निकालिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल के लाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ any source is dissipating energy at rate of maybe 60 watt, the emission is through a radiation of wavelength maybe we can call it 400 nanometer. Find the rate of dissipation of radiation क्वांटा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों से, डिफिकल्ट तो है नहीं ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा है। आप लोग सॉल्व करके देखेंगे।
और अगर हो जाता है तो आई विल बी हैप्पी। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। ओके सर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड देन आई विल